बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो मनाजिर आप मेरी स्क्रीन के पीछे चलते देख रहे हैं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि हकीकतन हॉलीवुड के मनाजिर हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स का इलाका हॉलीवुड इस वक्त एक शदीद आग की लपेट में है और ये एक ऐसी वाइल्ड फायर है जो कि इस वक्त हज़ारों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है, मुकम्मल तौर पे राख का ढेर बना चुकी है। इस हवाले से जो अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, अमेरिका के वाइट हाउस की तरफ से जारी करता एक बयान के मुताबिक इस वक्त अमेरिका को शदीद माली नुकसान पहुंचा है इस आग की वजह से, और ये आग ऐसी है जो कि मुकम्मल तौर पे बेकाबू हो चुकी है और अमरीकी फायर फाइटर इदारों को इस आग को बुझाना उनके लिए मुकम्मल तौर पे नामुमकिन होता जा रहा है। ये आग क्यों फैली, यानी फिर हॉलीवुड के नज़दीक जो जंगलात थे उन जंगलात में एक छोटी सी आग लगी और इस वक्त अमेरिका के अंदर एक सेंटा एना नामी हवा का जो एक विंड गस्ट चल रहा है उसने इस आग को इस तरह से भड़कावा दिया कि फिर ये आग बेकाबू हो गई और इसको फिर बुझाना अमरीकी फायर फाइटर्स के लिए नामुमकिन हो गया। अगर बात करते चले अमरीकी फायर फाइटर इदारों की, तो इस वक्त कैलिफोर्निया का जो फायर फाइटर इदारा है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतनी बड़ी आग को बुझाया जा सके, बावजूद इसके कि अमेरिका इस वक्त तकरीबन $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने इन फायर फाइटर्स के ऊपर कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका को फायर फाइटर्स के अमले की शॉर्टेज है। इसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं और उनमें से एक फैक्ट ये भी है कि अमरीकी फायर फाइटर इदारों के बहुत सारे फायर फाइटर्स जो हैं वो किसी न किसी फेलोनी में इन्वॉल्व होने के बाद जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब इस वक्त जो ये कैफियत सामने आ रही है और इस वक्त जो जिस तरह से ये आग मुकम्मल तौर पे इन इलाकों को राख का ढेर बनाती जा रही है, खाती जा रही है, ये वो इलाका है अमेरिका के जो कि अमेरिका के मुक़्तदिर हलकों का मस्कन समझा जाता है, यानी फिर अमेरिका के जो पावरफुल शख्सियात हैं वो इस इलाके में रहती हैं। इसके अलावा हॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े बड़े नामवर अदाकार, उनका घर यहाँ समझा जाता है और इसके साथ साथ अमरीकी बिलियनियर्स जो हैं वो इन इलाकों में रिहाइश पजीर रहते हैं। इस वक्त कैफियत ये है, हज़ारों एकड़ का जो रकबा है वो आग निगल चुकी है। तकरीबन 30 से 35 हज़ार अफराद इन इलाकों को छोड़ के जा चुके हैं और इस वक्त अमेरिका के बहुत सारे मीडिया ज़राए ये दावे कर रहे हैं कि ये आग अब तक तकरीबन 10 से 12 अफराद की जानें ले चुकी है। अगर बात की जाए घरों की तो इस वक्त 13,000 घर हैं जो कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा लातादाद गाड़ियां हैं, यानी फिर गाड़ियों की तादाद भी हज़ारों तक पहुंच चुकी है जो कि इस आग की लपेट में आके मुकम्मल तौर पे जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। इस वक्त जो व्हाइट हाउस की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, द व्हाइट हाउस रिपोर्ट दैट द रीसेंट वाइल्ड फायर इन कैलिफोर्निया हैव कॉज्ड डैमेजेस एस्टिमेटेड $800 बिलियन। 800 अरब अमरीकी डॉलर्स जो हैं ये आग जो है खा चुकी है, यानी फिर इतना नुकसान इस वक्त पहुंचाया जा चुका है। और ये वो इलाके हैं तमाम जो कि जिन इलाकों में अमेरिका के मुख्तदर हल्के रिहाइश पजीर रहते हैं, यानी फिर अमेरिका के एलीट क्लास का जो घर समझा जाता है वो ये कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस और फिर वो लॉस एंजलिस का हॉलीवुड शहर समझा जाता है, जहाँ पर जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री भी समझी जाती है। इस वक्त ये आग उस पहाड़ी तक पहुँच चुकी है और जहाँ पर ये एक मशहूर हॉलीवुड साइन लगा होता था, उस साइन को इस वक्त आग ने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। अगर बात करते चलें ये आग फैली क्यों, तो इस आग के फैलने का जो सबसे बड़ा अंसर था वो सेंटा एना नामी वो हवाओं का या विंड गस्ट था जो कि इन इलाकों के अंदर शुरू हुआ और उसके अंदर फिर 30 से लेकर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चली हैं, उन्होंने इन छोटी छोटी चिंगारियों को इस तरह से जो है वो फैलाया है कि फिर ये चिंगारियाँ घरों की छतों पे गईं और इस इलाके में जितने भी ज़्यादातर घर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। तो फिर जैसे ही ये आग के शोले उन घरों तक पहुँचे तो उन घरों से आग की लपेट में आ गया और देखते ही देखते इलाकों के इलाके या टाउन्स के टाउन्स मुकम्मल तौर पे खाकस्तर हो गए जलकर। अब इस वक्त कैफियत ये है कि बहुत सारे जो क्लाइमेट माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटा एना नामी विंड गस्ट है इसकी शिद्दत 14 जनवरी तक बरकरार रहेगी, यानी फिर 14 जनवरी तक ये बहुत सारा इलाका अपनी लपेट में लेते रहेंगे और इसी तरह ये हवाएं 100 मील फी घंटा या 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और इस आग को और ज़्यादा भड़काती रहेंगी और बहुत बड़े एरिया को अपनी लपेट में लेती रहेंगी। यूएस मीडिया द आइकॉनिक सिटी ऑफ मेलिबू, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़, हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड टू एशेस। अब इसी के साथ साथ जो हॉलीवुड के साथ जो मेलिबू शहर है, यहाँ पर भी बहुत सारे मुख्तलिफ अमरीकियों की रिहाइश गाहें
निगाहें थीं और ये शहर एक दुनिया का अमीर तरीन या एक्सपेंसिव तरीन, महंगा तरीन शहर समझा जाता था। इस वक्त उसकी कैफियत ये है कि मुकम्मल तौर पे राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो इस वक्त ये एक ऐसी कुदरती आफत है जो कि अमेरिका के ऊपर नाजिल हुई है और इस वक्त अमेरिका का ये शहर लॉस एंजलिस एक क़यामत का मंजर पेश कर रहा है, यानी जहन्नुम की सी कैफियत है कि हर तरफ आग ही आग नज़र आ रही है और फिर इसको बुझाने के अंदर अमेरिकी इंतज़ामिया, अमेरिकी फायर फाइटर्स मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रहे हैं और बेबस नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से उसको बुझाया जाए। अब अगर बात करते चलें तो इस वक्त कैफियत ये है कि $800 बिलियन का नुकसान अमेरिका को ताहाल हो चुका है और फिर ये जो इलाका है काफ़ी सारे जो घर होंगे ये इंश्योर्ड होंगे। तो इस वक्त इंश्योरेंस कंपनियों का दिवालिया निकलने वाला है, क्योंकि फिर जो $800 अरब का जो अब तक नुकसान हो चुका है, इनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इंश्योर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर उसके बाद जब इनका इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा तो फिर ये तमाम जो इदारे हैं इंश्योरेंस करने वाले, इनका दिवालिया निकल जाएगा और उसके बाद फिर अमेरिका की मईशत पे एक खातिर खा असर नज़र आएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, कुछ खबरें इसराइल से सामने आ रही हैं। इसराइल का कान चैनल ये दावा कर रहा है, इसराइल कान चैनल क्लेम दैट द इसराइली आर्मी हैज़ रिक्रूटेड डजन्स ऑफ यमनीड ज्यूज हु स्पीक यमनी अरबिक to work in intelligence units and military intelligence with the aim of using them to counter Yemen's armed forces। अब इस वक्त इसराइल का ये कान चैनल है जो कि हुकूमती चैनल समझा जाता है, उसकी तरफ से ये दावा सामने आया है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने इस वक्त बहुत सारे यमनियों को अपने अंदर जो है वो भर्ती किया है, यानी यमन से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदियों को भर्ती किया गया है इसराइल के 8200 इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अंदर। और इनका मकसद ये होगा कि फिर ये तमाम वो यमनी हैं जो कि हैं तो यहूदी लेकिन यमन की ज़बान अरबी, यमनी लहजे में अरबी बोलने के माहिर हैं और फिर इनको इस्तेमाल किया जाएगा यमनी फ़ौज के ख़िलाफ़, यानी फिर ये यमनियों के अंदर उन्हीं की ज़बान को इस्तेमाल करते हुए इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उनके अंदर अनारकी और हिजान पैदा करेंगे। तो इस वक्त ये काम इस वक्त किया गया है इसराइल की तरफ से। यमनी जो कि इस वक्त किसी भी तरह से इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के काबू में नहीं आ रहे हैं और इनका जो अहद वफ़ा है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों से रोज़ बरोज़ मजबूत होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे इसराइली शहरों को टारगेट किया जा रहा है यमन से हाइपरसोनिक मिसाइलों के ज़रिए, इसके अलावा ड्रोन्स के ज़रिए। इसके साथ साथ बहरा अहमर में जो अमरीकी, बरतानवी, फ्रेंच और इसके साथ साथ जो कोलिशन के बेड़े मौजूद हैं उनको भी टारगेट करने का सिलसिला यमन की तरफ से जारी है। अंसारुल्लाह रोज़ाना के बुनियाद पर इन हमलों के अंदर शिद्दत लेके आ रहा है। बावजूद इसके कि इसराइल की और अमरीका और बरतानिया की जारियत का सिलसिला भी यमन पर जारी है और ताज़ा तरीन जो हमले किए गए थे यमन पर, जिसके अंदर अमरान और उसके साथ साथ सना के इलाकों को टारगेट किया गया था, इस वक्त US सेंट्रल कमांड ये दावे कर रही है कि इन हमलों के नतीजे में जो इनकी मिसाइल फैसिलिटी थी, यानी यमनी हौसियों के जो असलहा डिपो थे, मिसाइल फैसिलिटी थी या तमाम वो असलहा जिनके ज़रिए वो बहरा अहमर पे जहाज़ों को टारगेट करते थे, बहरी बेड़ों को टारगेट करते थे, कमर्शियल वेसल्स को टारगेट करते थे, उनको तबाह किया गया है। लेकिन इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यमनियों की तरफ से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है और इस वक्त यमनियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो भी हमले या जो भी कार्रवाइयाँ की गई थी पिछले दिन, इसका जो टारगेट बने हैं वो अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। अब इस वक्त ये बात है सामने आना कि अब इंटेलिजेंस ने ये पेंतरा बदला है कि अब यमन के उन यहूदियों को इस्तेमाल किया गया है जो कि रवानी से यमनी एक्सेंट के अंदर अरबी बोल सकते हैं और उनको फिर इस्तेमाल किया जाएगा यमन की आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ इसराइल का चैनल 12 Netanyahu and Katz are pressurizing Chief of Staff Haveli to resign himself because they don't have the courage to do so directly। अब एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इसराइल का चैनल 12 ये दावे कर रहा है कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ जो वज़ीर दिफा है इसराइल कैट्स, उसकी तरफ से अब इसराइल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। और ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इस वक्त गज़ा की दलदल के अंदर इसराइली फ़ौज जिस तरह से फंस चुकी है, मुकम्मल तौर पे गज़ा को ताराज करने के बाद, इतने सारे फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद भी इस जंग के मकासद हासिल करने के अंदर सिफर की पोजीशन पे खड़ा है इसराइल। तो अब हर्जी हवेली को बली का बकरा बनाया जा रहा है और इन तमाम जंगी अहदाफ के ना हासिल करने का जो कसूरवार ठहराया जा रहा है वो इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी को ठहराया जा रहा है और उसके ऊपर अब प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है नेतन्याहू, उसके साथ साथ वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स की तरफ से कि तुम जो है अपने आप को जो है वो जबरन इस्तीफ़ा दे दो, अपना इस्तीफ़ा पेश कर दो। इसका मकसद ये है कि
कि फिर गज़ा के अंदर जितनी भी शिकस्त इसराइली फ़ौज को उठानी पड़ रही है, इसके साथ साथ लबनान के मार्के के अंदर जितना भी इसराइली फ़ौज का मोराल डाउन हुआ है उसका मुकम्मल कसूरवार हर्जी हलेवी को जो है वो गर्दाना जाए और फिर इसराइल की जो आवाम है उनकी तनकीद का निशाना हर्जी हलेवी बने, ना कि नेतन्याहू और इसराइल का वज़ीर दिफा बने। तो इस वक्त ये जो है वो साजिशें इसराइल के अंदर पनप रही हैं और बली का बकरा तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त उसके गले पे छुरी फिरने जा रही है। इसके साथ साथ इसराइल के चैनल 12 की तरफ से ही ये खबर है, मोर देन 800 फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स सर्विंग इन गाजा सेंट अ लेटर टू नेतन्याहू डिमांडिंग एन एंड टू द वॉर। अब इस वक्त 800 ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे घराने हैं उन फ़ौजियों के, उन वहशी फ़ौजियों के जिन्होंने गज़ा के अंदर बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है, उनकी तरफ से अब खतूत लिखे जा रहे हैं इसराइल के सहूनी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को और उससे ये डिमांड की जा रही है कि गज़ा के अंदर इस जंग को ख़त्म किया जाए और अपने फ़ौजियों को वापस बुलाया जाए। इस वक्त कैफियत ये है कि एक ऐसी जंग के अंदर इसराइल कूद चुका है गज़ा के अंदर, जिसके अंदर वो एक ऐसी दलदल में फंसता जा रहा है कि ना वो अब आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हट पा रहा है और सिर्फ जारहियत का एक इस तरह से बाजार गर्म है कि इसराइली तैयारे, इसराइली ड्रोन्स, इसराइली टैंक्स इन इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, बुलडोज़र्स इन इलाकों को मुकम्मल तौर पे ज़मींदोज़ करते जा रहे हैं और उसका मकसद यही है कि फिर जो फ़लस्तीनी इन इलाकों से नकल मकानी करके दूसरे इलाकों में गए थे और इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक हालात में ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं, यानी फिर जो मौसमी हालात हैं उनमें फ़लस्तीनियों की शहादत, ठंड से बच्चों का ठिठर के मरना, इसके अलावा खाने पीने की जो फराहमी है उसके ना होने की वजह से भूख और अफलास की हालत में इन फ़लस्तीनियों का मरना और उसके बाद फिर जब वो इन इलाकों से या इन टेंटों से निकलकर वापस अगर अपने इलाकों की तरफ आते भी हैं तो वहाँ उनको अपनी जो छोड़ के इमारतें वो गए थे वो ना मिले, बल्कि वहाँ पर भी मलबे के ढेर मिले। तो इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है गज़ा के अंदर, बावजूद इसके कि एक शदीद जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर चुका है और मुकम्मल तौर पे गज़ा पट्टी को तबाह कर चुका है। अब इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है और इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी हैं उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला भी इसराइल की तरफ से शुरू हो चुका है। अब इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात करते चलें, पिछले दिनों के जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के हवाले से ये बयान था कि हम मिडिल ईस्ट को जहन्नुम बना देंगे अगर हमास की तरफ से इन कैदियों को रिहा नहीं किया गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बयानात भी थे जिन्होंने यूरोपीय यूनियन और उसके साथ साथ यूरोप के रहनुमाओं के अंदर भी खलबली मचा दी है। इसका जो सबसे बड़ा बयान सामने आया था वो ये था कि डेनमार्क जो कि ग्रीनलैंड को ऊपर अपना हक जताता है और ग्रीनलैंड को अमेरिका ने अपने मुल्क का हिस्सा गर्दान दिया था, यानी फिर ये वाज़ेह हो चुका है कि ग्रीनलैंड पे अमेरिका जो है वो अपना तसल्लुत कायम करने जा रहा है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के चांसलर की तरफ से एक बयान सामने आया है। जर्मनी एंड EU कंसीडर्ड टू परचेज कैनेडियन, ईरानियन, कतरी एंड सीरियन ऑयल एंड गैस इन रिस्पॉन्स टू द अमेरिकन एनर्जी इंपोर्ट्स। अब इस वक्त ये एक थ्रेड सामने आया है जो कि जर्मन चांसलर और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से आया है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे किसी भी तरह से तसल्लुत करने की कोशिश करता है तो फिर उसका जो रिटेलिएशन या उसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि फिर यूरोपीय यूनियन अमेरिका से एनर्जी जो इंपोर्ट्स के बजाय फिर कतर, इसके साथ साथ शाम, ईरान और साथ साथ कनाडा से गैस और तेल को जो है वो इंपोर्ट करेगा यूरोप के अंदर और एक तरह से फिर मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन में सामने आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम खबर है जो कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और इसके साथ साथ कतर के हवाले से सामने आ रही है। तीनों ममालिक ने अब मुशावरत शुरू कर दी है एक ऐसी गैस पाइपलाइन और ऐसे ऑयल पाइपलाइन के लिए कि जो कि कतर से चलेगी, सऊदीया से होती हुई उर्दन और उर्दन से शाम के इलाके को क्रॉस करती हुई तुर्की तक जाएगी और तुर्की के बाद तुर्की को क्रॉस करते हुए यूरोप तक पहुंचेगी। यानी फिर अब वो जो कतर का गैस पाइपलाइन मंसूबा था उसकी राह हमवार होना शुरू हो गई है। सऊदीया ने भी इसके अंदर मुशावरत शुरू कर दी है और ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने इस मामले पे अब जो है कंसल्टेशन शुरू कर दी है। सऊदी अरेबिया, कतर एंड टर्की आर होल्डिंग कंसल्टेशन ऑन बिल्डिंग अ पैरेलल ट्विन पाइपलाइन थ्रू जॉर्डन एंड सीरिया दैट वुड कैरी सऊदी ऑयल एंड कतरी नेचुरल गैस टू यूरोप। वाज़ेह होता जा रहा है कि बशार अल असद की हुकूमत के इख्तिताम के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो तुर्की को हुआ है। इसके साथ साथ सऊदी और कतरी पाइपलाइन की राह हमवार हो चुकी है। 2009 में जब ये मंसूबे का आगाज़ होने वाला था और फिर बशार अल असद की तरफ से इस मामले को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया था, तब से कतर पीछे पड़ा हुआ था कि किसी भी तरह इस मामले की राह हमार हो जाए। अब तुर्की ने जिस तरह से सुकूत शाम में अपना किरदार अदा किया है, इसके बेनिफिट अब तुर्की उठाने जा रहा है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कतर से गैस पाइपलाइन चलेगी वो सऊदी अरब से होती हुई उर्दन और उर्दन के बाद शाम से गुजरती हुई मुकम्मल तौर पे तुर्की में दाखिल होगी और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी होगा
वो तुर्की होगा, क्योंकि फिर ये पाइपलाइन जब तुर्की से यूरोप की तरफ जाएगी तो फिर इस पाइपलाइन से तुर्की को बहुत ज़्यादा आमदनी होने वाली है। तो इस वक्त ये पिक्चर बहुत क्लियर होती जा रही है कि सुकूत शाम का फ़ायदा अब तुर्की उठाने वाला है, और इस मामले के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इस तुर्की के रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते रहे, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, कतर भी शामिल है, उर्दन भी शामिल है, और ये तमाम वो बेनिफिशरी हैं जो कि इस ट्विन पाइपलाइन से फ़ायदा उठाने वाले हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।